वेलकम बैक। आप सबों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं आपका जो टाइम अभी निकल रहा है वह त्योहारों में निकल रहा है, लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए कि समय निकाल करके अपनी पढ़ाई को भी जारी रखें, क्योंकि आपका सीटेट एग्ज़ाम का डेट में आ चुका है और वह डेट आपका कब से कब तक होगा, दिसंबर से जनवरी के बीच आपका एग्ज़ाम हो जाने की प्रबल संभावना है। तो सीटेट ने ऐसा ही कहा है, तो निश्चित रूप से वह 20 दिसंबर या 15 दिसंबर के बाद आपको एग्ज़ाम का शेड्यूल दे देगा। तो इसीलिए आप लोग के पास समय कम है और आपका जो समय है वह समय लगभग है 40 डेज का, 40 दिनों का समय है आपका। ये देखिए, जो 40 दिन का आपका समय है, यही समय आपका वह है जो आगे की फ्यूचर आपको निर्धारित करेगी, आपका आगे का करियर निर्धारित करेगा। इसलिए आप लोग तन मन पूरा लगा करके अच्छे से इस समय का उपयोग कीजिए और इसका लुत्फ़ उठाइए और अधिक से अधिक मेहनत कीजिए। उसी कड़ी में आपके मेहनते के को और सार्थक बनाने के लिहाज से उसको और हम उसको प्रबलता की तरफ देने के लिए, उसको और सही दिशा देने के उद्देश्य से जो है हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ इम्पोर्टेंट बातें, जो कि मिशन सीटेट 2022-23 का होगा। हमारा टारगेट सीटेट एग्ज़ाम का 2022-23 का है, दिसंबर का जो से लेकर के जनवरी के बीच जो होगा। तो हमारा जो टारगेट है और आज का जो बात है वह है अब की बार सीटेट पार। इस बार जो है हमें सीटेट पार कर ही लेना है और बारंबार सीटेट देने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बार अपना टारगेट 120 आप लेके आइए और 120 के बीच अपना टारगेट फिक्स कीजिए। 120 जो आपका टारगेट बनेगा, तो अगर 120 आपका नहीं भी आया या कम आया, लेकिन 110 100 प्लस तो आएगा ही आएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं बार बार कि आपको 120 का टारगेट लेना चाहिए। 120 प्लस का टारगेट लीजिए और आपके पास 40 दिनों का समय है, 40 दिन ही आपके पास है और ये एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी सही समय है। इसीलिए आपको एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आज हम बताएंगे, जो कि यह निर्धारित करेगा कि आपकी तैयारी को आपको किस दिशा में ले जाना है और कैसे इस 40 दिन में स्मार्टली तैयारी करें, कैसे बेहतर तैयारी करें ताकि हमें अच्छा से अच्छा मार्क्स हमें मिल पाए। तो पहला महत्वपूर्ण बिंदु जो हम लोग बात करेंगे वह महत्वपूर्ण बिंदु होगा हमारा न्यू एजुकेशन पैटर्न पर। जो अभी सीटेट का ऑनलाइन पैटर्न आया है, सीबीटी मोड में जो एग्ज़ाम ले रहा है, वह पिछले बार से कई मायनों में अलग है। आप क्वेश्चन का पैटर्न देखे होंगे, उनका पूछने का ढंग देखे होंगे, निश्चित रूप से वह क्या है जी, अलग है, बिल्कुल अलग नज़र आएगा आपको। हाँ, निश्चित रूप से यह सही कह सकते हैं कि सिलेबस वही है, पर पूछने का ढंग अलग है, भाषा चेंज कर दिया गया है, बदल दिया गया है। और दूसरा हमारा जो महत्वपूर्ण पॉइंट होगा चर्चा करने का वह होगा स्ट्रेटजी। हमारा जो है ना स्ट्रेटजी कैसा होना चाहिए 40 दिनों का, ताकि हम बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर पाए। बिना स्ट्रेटजी का, बिना प्लानिंग का कोई भी काम करना जो है ना व्यर्थ होता है, सही और सटीक रूप से वह संपन्न नहीं होता है। इसलिए आपको प्लानिंग बहुत जरूरी होता है और प्लानिंग ऐसा बनाइए कि वह हूबहू आपको पूर्णतः उस पर अमल करने पर आपको सफलता मिले ही मिले। तो वही स्ट्रेटजी के साथ, एक अचूक मंत्र के साथ आपके लिए हम लाए हैं न्यू स्ट्रेटजी होगा सेक्शन। अगला होगा आपका PYQ क्वेश्चन। तो PYQ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या कहलाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट ही नहीं, यह समझिए एक तरह से रामबाण है यह। तो इस पर भी डिस्कस हम करेंगे कि किस तरह से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाएं, क्या क्या तरीका होना चाहिए, कौन कौन से ईयर का क्वेश्चन हमें लगाने से बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है और इसका हर एक सब्जेक्ट का किस तरह से हम मैनेज करें, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो ये आपका बात होगा PYQ क्वेश्चन पर। और आगे आपका होगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। देखिए, आप समय जो है वह पूरा टॉपिक्स को गहराई के साथ पढ़ने का नहीं है। अभी समय है आपका कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है, उन टॉपिक पर फोकस करे, उनको पढ़ ले, वह छूटे नहीं। तो उन टॉपिक के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे कि कौन कौन ऐसा टॉपिक है जो अधिक से अधिक पूछा जाता है और साथ ही साथ सीटेट के लिहाज से जो है आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बनाने में यह जो है मदद करता है। तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग इस बार अच्छे ढंग से, पूरा प्रयास से आप लोग जो है ना मेहनत कीजिए। मेरा यह सब शुभकामना है आपके साथ कि निश्चित रूप से यह मार्गदर्शन आपका काम आएगा। चलिए तो शुरू करते हैं, इस टॉपिक पर हम लोग
चर्चा। देखिए, सबसे पहले हम लोग एग्जाम पैटर्न को समझते हैं। एग्जाम पैटर्न क्या है? तो पहले पहल तो ये समझिए कि एग्जाम क्या होगा, ऑनलाइन मोड में होगा, सीबीटी मोड में होगा। सीबीटी का क्या अर्थ होता है जी? सीबीटी का अर्थ होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। क्या होता है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहलाता है। सी से कंप्यूटर, बी से बेस्ड, टी से टेस्ट हो गया। समझिए इस बात को। तो आपको जो एग्जाम होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा, यानी कंप्यूटर पर होगी आपकी एग्जाम। इस बात से आप कंफर्म हो गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो एग्जाम का पैटर्न है वो पेपर 1 में अलग होता है और पेपर 2 का अलग होता है। कुछ बातें कॉमन है जो दोनों में मिलता है। पेपर 1 में आपको सीडीपी जो है 30 नंबर का पूछा जाता है और पेपर 2 में भी सीडीपी आपको 30 नंबर का पूछा जाता है। तो आप कहिएगा दोनों में अंतर क्या है? दोनों तो सेम ही नहीं, बस थोड़ा सा ये है कि आपको पेपर 2 में जो सीडीपी पूछा जाएगा उसका रेंज थोड़ा हाई होता है, अर्थात थोड़ा सा उच्च लेवल पर अधिक संप्रत्यय वाला क्वेश्चन पूछा जाता है ना, अधिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन थ्योरी सिद्धांत सेम है, सिलेबस सेम है। आप सिलेबस देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। होगा तो हम भी यहां पर शेयर कर देंगे आपको सिलेबस। उसके बाद है मैथ। पेपर 1 में मैथ की सेक्शन आती है। मैथ की सेक्शन में आपको 13 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, 30 का नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें 15 और 15 में डिवाइडेड होता है। हम कई बार बता चुके हैं, इस चैनल पर क्वेश्चन भी करा चुके हैं हम, कि 15 क्वेश्चन आपका पेडागोजी से और 15 क्वेश्चन आपका बेसिक एलिमेंट्री लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है मैथ का। वो हो गया। उसके बाद आता है ईवीएस का सेक्शन। ईवीएस का सेक्शन में भी आपको 15-15 में बांटा हुआ है, जिसमें 15 क्वेश्चन आपका क्या पूछा जाता है? पेडागोजी, यानी पेडागोजी ऑफ ईवीएस पूछा जाता है और 15 क्वेश्चन आपका 3 to 5 लेवल का एनसीईआरटी के बुक से क्वेश्चन पूछा जाता है। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की बात करते हैं। देखिए, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि भारत के संविधान ने जो 22 भाषाओं की मान्यता दी है, उन 22 भाषाओं में आपको 2 भाषा चूज करना पड़ेगा, 2 भाषा के रूप में आपको पढ़ना पड़ेगा। चाहे आप वह 2 भाषा लैंग्वेज 1 में जो रखिए, लैंग्वेज 2 में जो रखिए, लेकिन मैक्सिमम बच्चा लैंग्वेज 1 में हिंदी को ही प्रीफर करता है और हिंदी लिखता है। लैंग्वेज 1 में हिंदी और लैंग्वेज 2 में संस्कृत होता है, या फिर कोई इंग्लिश रखता है ना, इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू रखने वाला जो मुस्लिम छात्र है वो उर्दू रखते हैं। तो यही है, हम भी प्रीफर आपको करेंगे कि लैंग्वेज 1 में हिंदी ही रखिए और लैंग्वेज 2 में या तो संस्कृत या उर्दू या फिर आप इंग्लिश रख सकते हैं, अगर इंग्लिश आपका अच्छा है तो ये हो गया। और देखिए, पेपर 2 का हम सिलेबस समझाते हैं कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 यहां भी आपको सेम ही रखना पड़ेगा, इसमें नो चेंज। सीडीपी, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 ये तो कॉमन सब्जेक्ट हो गया, इसमें आपको दोनों में एक ही लेवल का पढ़ाई, एक ही लेवल का सिलेबस है। लेवल अलग अलग है लेकिन सिलेबस सेम ही है, ठीक है। पर साइंस एंड मैथ, इसकी बात हम लोग कर लेते हैं कि ये जो साइंस सेक्शन होता है ना, साइंस सेक्शन, इस साइंस सेक्शन में आपको जो साइंस से ग्रेजुएट है, जो साइंस बैकग्राउंड से ग्रेजुएट है, बीएससी कर रखा है, उसको साइंस और मैथ दोनों से सवाल पूछा जाता है। इसमें आपका 30-30 नंबर का क्वेश्चन बटा हुआ है। 30 आपका मैथ से पूछा जाएगा और 30 आपको साइंस से पूछा जाएगा। 30 में भी 2 भाग में बटा हुआ है। 30 में आपको 2 भाग में क्या बटा हुआ है हम आपको समझाते हैं, थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए। देखिए, ये ले लेते हैं पेन। हाँ, तो 30 नंबर में जो बांटा हुआ है इसमें 20 + 10 में यह डिवाइडेड है। 20 + 10 का मतलब हुआ कि 20 मैथ जो पूछा जाएगा उसमें 20 आपका मैथमेटिक्स से सवाल होगा, है ना, एलिमेंट्री लेवल का मैथमेटिक्स, यानी 6 to 8 लेवल का मैथमेटिक्स, 6, 7, 8 तक का आपका मैथ का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और दूसरा 10 क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा मैथ के पेडागोजी से पूछा जाएगा, तो 30 तो इधर हो गया और 20 और 30 इधर आइए साइंस में। साइंस में भी आपका 20 + 10 यानी 20 क्वेश्चन आपका क्या पूछा जाएगा, साइंस से पूछा जाएगा, साइंस सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, है ना। उसमें बायोलॉजी, बॉटनी, बायोलॉजी और उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री सब आ जाता है, मिलके 20 पूछेगा। और 10 क्वेश्चन जो आपका इसमें भी पेडागोजी ऑफ साइंस से पूछा जाएगा। तो यही इसका डिवाइड किया हुआ रूल है, यही इसका सिलेबस है। अब सोशल साइंस की अगर हम बात करें तो सोशल साइंस में आपको भी 60 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल 60 नंबर का इसमें भी पूछा जाता है। इस 60 नंबर में 40 + 20 में आंकड़ा बटा हुआ है, 40 + 20 का भाग में बटा हुआ है। 40 नंबर का क्वेश्चन आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, है ना, ज्योग्राफी, इन सब से मिलकर के बनता है। और वहीं 20 नंबर का सवाल आपको पेडागोजी ऑफ
साइंस, सोशल साइंस से मिलकर बनता है। तो इस तरह का आपका डिवाइड है, आप समझ गए होंगे बेहतरीन ढंग से। तो चलिए, ये आपका पैटर्न का एग्जाम पैटर्न हुआ, सिलेबस पेपर 1 का हुआ, पेपर 2 का हुआ, आपको समझ आ दिए, इसी आधार पर आपको पढ़ना है। अब हम लोग जो पकड़ेंगे कि अब हमको तैयारी कैसे करना है, तो अब एलिजिबिलिटी पर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, एलिजिबिलिटी अर्थात योग्यता की अगर बात करें कि कौन कौन जो है ना यह फॉर्म भर सकता है, उस पर अगर हम बात करें तो इसमें एलिजिबिलिटी को लेकर के इस बार एनसीईटी ने बहुत ही साफ शब्दों में और बहुत ही स्पष्ट कर दिया है कि कौन इसके योग्य होंगे, कौन योग्य नहीं होंगे ये सीटेट भरने के। तो उसमें कहा है कि जो डीएलएड, इसको कलर चेंज कर लेते हैं तो सेम हो गया ना, जो डीएलएड जो डीएलएड और बीएड के फर्स्ट ईयर में भी है वह भी इसको भर सकता है। यानी आप अगर डीएलएड के फर्स्ट ईयर में ही है, यानी परसुइंग कैंडिडेट है, आपका जो है कोर्स जारी है, तब भी आप सीटेट देने के योग्य हो जाइएगा। तो योग्य आप इस सीटेट एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन जॉब कब लगेगी? जब आपका डीएलएड कंप्लीट होगा, तो दोनों डिग्री कंप्लीट होगा, उसके बाद फिर आपको जॉब लग जाएंगे। लेकिन सीटेट देने के योग्य है, सीटेट के फॉर्म के भरने के आप योग्य है, इसमें कोई दो मत नहीं है। यह बात एनसीईटी ने क्लियर कर दिया है कि आप सर्टिफिकेट आराम से प्राप्त कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी में आप इसी को समझिए कि जो डीएलएड में या बीटीसी में फर्स्ट ईयर में पढ़ता है, या कोई अपियरिंग है या पास है, तो होगा ही होगा। लेकिन कोई अगर फर्स्ट ईयर में भी है, नाम भी लिखाया है इस वर्ष, तब भी वह बीएड, अगर बीएड में भी फर्स्ट ईयर में है, नाम भी लिखाया है, तो भी वह इस एग्जाम के देने के योग्य होंगे, या सर्टिफिकेट प्राप्त करने के योग्य होंगे। और यह सर्टिफिकेट क्या है जी? आजीवन आपको वैलिड होता है। तो जैसे ही आपका डीएलएड या बीएड कंप्लीट हो जाता है, फिर आप कोई भी फॉर्म भरने योग्य हो जाइएगा। तो ये मामला है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रेटजी पर। अब हमारा जो एग्जाम का तैयारी का स्ट्रेटजी होना चाहिए, वह कैसा होना चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, सवाल है कि हम तैयारी की रणनीति कैसी अपनाएं जो इस 40 दिन में जो है ना बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर पाए। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए इन्फॉर्मेशन की दृष्टि से कि आपको 31 अक्टूबर से आपका एग्जाम का फॉर्म भरा जाएगा। इसी 31 अक्टूबर से फॉर्म भरा जाएगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कहा है सीबीसी ने, सीटेट वालों ने या सीबीसी ने, कि आप पहले आओ पहले पाओ। अर्थात पहले आओ पहले पाओ का मतलब था कि अगर आप पहले फॉर्म फिलअप करते हैं तो आप जिस सेंटर को, जिस सिटी को चूज करते हैं एग्जाम देने के, आप उसके योग्य हो जाइएगा, आपको वह मिल जाएगा। अगर आप लेट करते हैं तो आप जो ऑप्शन पहला मारिएगा वह करेक्ट नहीं होगा, फिर उनको मिल जाएगा जो पहले आया था, है ना। अगर आप मान लीजिए एक उदाहरण देते हैं कि आपको पटना पहला चूज आपने भरा और पटना आप पहला ऑप्शन दिए, लेकिन आप 31 से ही भरे और 31 को आप पटना ऑप्शन दिए, तो वहां सीट है, आपको पटना में मिल गया, इतना सेंटर था तो आपको वहां सेंटर मिल जाएगा सिटीज का। लेकिन वही आप सप्ताह भर बाद भरे या 10 दिन बाद भरते हैं, तो अगर सीट फुल हो जाता है पटना का टोटल, तो फिर आपका पटना जो ऑप्शन फर्स्ट दिए हैं वो आपको मिलने वाला नहीं है। अब ये सिस्टम बनाया है, यह बात लिखा है, पहले आओ पहले पाओ, सीटेट की दृष्टि से सिटीज चूज करने में के बारे में बताया है। उसके बाद देखिए टारगेट 120 प्लस हमको लाना है। आप यह स्ट्रेटजी में शामिल कीजिए कि हमको 120 प्लस मार्क्स लाना है। अगर कम भी आएगा तो 110 से ऊपर तो आएगा ही आएगा। अगर आप 110, आप 120 अगर फिक्स करते हैं तब, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। तो ये हो गया। उसके बाद है मेन टॉपिक्स कंप्लीट करें। जो मेन टॉपिक है ना, जो आपको टॉपिक हम अब आगे वाला स्लाइड में बताएंगे, इसको अभी छोड़िएगा नहीं, लास्ट तक देखना है आपको। तो मेन टॉपिक जो है जिससे मैक्सिमम से मैक्सिमम सवाल पूछा जाता है सीटेट के द्वारा, और साथ ही साथ आपके सीटेट के एग्जाम के कॉन्सेप्ट की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, उस टॉपिक को पहले कंप्लीट कर लीजिए। आप टाइम निकालिए, उसको जरूर कंप्लीट कीजिए। बहुत सारा टॉपिक जो है हम अपने चैनल पे भी कराए हैं, तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी आप उसको देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा। तीसरा स्ट्रेटजी होना चाहिए आपका, ऑनलाइन वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। यानी PYQ जो 16 दिसंबर से लेकर के
23 जनवरी तक का जो पेपर हुआ है उस सारा क्वेश्चन आप कर जाइए। देखिए मैथ के बारे में हम आपको बता देते हैं, मैथ ही नहीं हर सब्जेक्ट में, लेकिन मैथ का अगर आप 16 दिसंबर से 23 जनवरी तक का सारा क्वेश्चन बना भी लेते हैं ना, तो मैथ का न्यूमेरिकल यहीं से सफिशिएंट हो जाता है। पेडागोजी के लिए तो थ्योरी पढ़ लीजिए, कॉन्सेप्ट बना लीजिए पहले, उसके बाद फिर मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस कर लीजिए, और इसमें भी रामबाण साबित होगा आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। इसलिए हम बार बार इस पर जोड़ रहे हैं कि जो ऑनलाइन का जो 16, 17 शिफ्ट में, 18 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, उस सारा क्वेश्चन को आपको करना है। पूरा कर लीजिएगा ना आप, तो हम कहते हैं कि आपका लेवल तो इतना जरूर हो जाएगा कि आप पास करने योग्य हो जाइएगा, अगर आप में समझ है तो इसीलिए इसको आप कभी भी कतई नहीं छोड़िए, इसको कंप्लीट कर लीजिए। देखिए हम आपको जो सजेशन दे रहे हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जो है ना जरूरत, जिसको मतलब आप समझिए कि ये सजेशन आप मान लेते हैं ना, तो आपको कभी भी सफलता असफलता हाथ नहीं लगेगी, सफलता से रोक नहीं सकता है आपको। तो इसको मानिएगा, इसको कीजिएगा, पक्का कीजिएगा आप। उसके बाद मॉक टेस्ट ऑनलाइन दे, जो आपके स्ट्रेटजी में शामिल होना चाहिए वो होना चाहिए कि लास्ट के 5 मॉक टेस्ट या 10 मॉक टेस्ट जो होगा वो आप कम से कम ऑनलाइन मोड में लैपटॉप में माउस पकड़ के दे दीजिए। क्योंकि बहुत सारे आदमी को यह डर होता है, माउस पकड़ने में उसका हाथ हिलता डुलता है। तो अगर आप माउस पकड़ करके 5 से 7 टेस्ट मॉक टेस्ट ऑनलाइन लगा देते हैं तो आपका यह डर खत्म हो जाएगा। तो ऑनलाइन मॉक टेस्ट जो आ रही है उसको आप जरूर अटेम्प्ट कर लीजिए, उसको जरूर देके लास्ट तक जाइए। यह स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए। बाकी जब एग्जाम नजदीक आएगा तो उस समय भी हम सजेस्ट करेंगे कि आपको एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस को बनाना चाहिए, किस तरह से हम सही क्वेश्चन सही ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं और नहीं जानते हुए भी कैसे क्वेश्चन को ठीक कर देते हैं। ये सारा ट्रिक आपको हम बताएंगे, लेकिन वह जब एग्जाम नज़दीक आएगा, टाइम आ जाएगा तब बताएंगे, अभी तो भूल ही जाइएगा आप। इसीलिए आपको उस समय बताएंगे। इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, अपने जो है ना आसपास जो आपके कज़न है, जो आपके रिलेशन में है, जो सीटेट का तैयारी कर रहा है उसको भी शेयर कर दीजिए। तो ये हो गया। तो ये सभी पॉइंट आपको नोट कर लेना चाहिए कि पहले तो आप मेन टॉपिक्स को कंप्लीट कीजिए, दूसरा ऑनलाइन PYQ 16 दिसंबर से लेकर 23 जनवरी तक का कंप्लीट कीजिए, उसके बाद ऑनलाइन मॉक टेस्ट आपको देना है। तो ये हो गया आपका स्ट्रेटजी, ये हो गया आपकी रणनीति। आप कहिएगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन है सर, वो भी बता दीजिए, तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हम आपको बता देते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पियाजे की थ्योरी। जो पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट का थ्योरी दिया, जो पियाजे ने मैथ में भी जो थ्योरी दिया, पियाजे ने जो भाषा के संबंधी भी जो कहा, यानी पियाजे ने जहां जो जो सब्जेक्ट में जो कुछ भी कहा ना, वह सब सीटेट की दृष्टि से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको हिंदी भी पढ़ना एग्जाम देना है 30 का, मैथ का भी देना है, और आपको CDP तो देना ही देना है 30 का। तो इसीलिए पियाजे का थ्योरी ढूंढ ढूंढ कर पढ़ लीजिए। यहाँ भी होगा तो हम कराएंगे, पियाजे से, वाइगोस्की से, कोहलबर्ग का भी कराएंगे, क्वेश्चंस कराएंगे, इसलिए आपको यहाँ से भी कर लेना है। उसके बाद वाइगोस्की थ्योरी। अब वाइगोस्की ने भी सामाजिक अंतःक्रिया का जो सिद्धांत दिया है, सोशल इंटरेक्शन थ्योरी दिया है। वाइगोस्की ने भाषा के संबंध भी बहुत बात बोला है, तो वह भी आप देख लीजिए। कोहलबर्ग थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी कई सारा सवाल पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम यहाँ पर करवा रहे हैं, वह सीरीज आप जरूर अटेंड कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि कोहलबर्ग से, वाइगोस्की से, पियाजे से कैसा कैसा सवाल पूछा जा रहा है, किस टाइप का पूछता है, कैसे हमारी कॉन्सेप्ट बननी चाहिए, वह सारा हम यहाँ करवा रहे हैं। तो आप जरूर उसको अटेम्प्ट कीजिए। मेरे यहाँ प्ले लिस्ट में जाइए, ऑनलाइन पेपर एनालिसिस करके एक बना हुआ है, CDP का, EVS का सारा का हम करवा रहे हैं, तो जरूर उसको कर लीजिएगा। उसके बाद NCF 2005 का आप पूरा पढ़ लीजिए। उसके बाद RTE 2009 भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इससे भी कई सवाल बनता है। इंक्लूसिव एजुकेशन का सवाल बनता है, समावेशी शिक्षा का भी बनता है। तो ये सब मेन टॉपिक है। और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो प्रिंसिपल थ्योरी है वह भी एक बार बना लीजिए। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट भी आपका बन जाना चाहिए, है ना। और सोशलाइजेशन प्रोसेस, जिसमें कि 2 क्वेश्चन तो फिक्स ही होता है, प्राइमरी सोशलाइजेशन, सेकेंडरी सोशलाइजेशन। CCE जो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन की तरीका है, मूल्यांकन की तरीका है, वह सब आपको पढ़ लेना चाहिए। तो यह सभी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। तो इन सब को अगर आप पढ़ जाते हैं अच्छे से, तो आपको जो है ना सीटेट पास करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो यह सभी को इंपॉर्टेंट डाउन कर लीजिए, नोट कर लीजिए, और आपको पढ़ना है तो पढ़ना है। अगर पढ़ लेते हैं तो आपको फिर बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्वेश्चन बनाइएगा तो अपने आप पता चलेगा आपको प्रीवियस ईयर का। तो यह कर लीजिए आप, और निश्चित रूप से आपको जो है बहुत हेल्प मिलने वाला है। उसके बाद चलिए हम लोग आगे चलते हैं।
बस वीडियो यहीं तक थी, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए आप लोग। अंत में आप लोग को यही कहना चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, तैयारी को छोड़ना नहीं है, लगातार कंटिन्यू बनाए रखिएगा। चाहे पर्व हो, चाहे त्यौहार हो, चाहे कुछ भी हो, बूंद बूंद से ही तालाबें भरती है। इसीलिए आप लोग को थोड़ा थोड़ा भी पढ़िएगा। अंत में जाके नवंबर का महीना में तो पूरा जान जी लगा दीजिए। नवंबर का महीना पूरा आपको छूट मिलेगा। पर्व तो इसी महीना तक खत्म हो जाने वाला है। उसके बाद नवंबर में पूरा, दिसंबर के लास्ट में मैराथन यहाँ भी हम चलाएंगे, उसको अटेंड कीजिए। सारा चीज़ क्वेश्चन का भी यहाँ बहुत ज़्यादा करवाने वाले हैं। ये सारा क्वेश्चन कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए और एग्जाम दे दीजिए। अब देखिए फिर कैसे ना एग्जाम सीटेट निकलता है। सीटेट कोई भारी बात थोड़े है। सीटेट उतना जितना बना देता हुआ उतना है भी नहीं। यह सिर्फ समझ की खेल है। एक बार समझ आपकी बन गई ना, फिर चाहे क्वेश्चन किसी तरह से भी पूछे, आप आराम से अटेम्प्ट कर लीजिएगा। तो यही हम बताने के लिए है कि लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते जाइए। धन्यवाद आप सबों का। ज़्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लेंगे।